फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं लेके आई हूँ पार्ट 3 जो हम सीरीज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। अभी हम हैं जून 2014 के पेपर में और पार्ट 3 है इसका। अभी इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चंस को कवर किया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ये पार्ट 3 है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन, the practice of charging each consumer the reservation price is called peak load pricing, intertemporal price discrimination, first degree price discrimination, third degree price discrimination। सबसे पहला मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि बस क्वेश्चन का मेरे को करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये 3 है, कोई भी 3 है वो इनकरेक्ट क्यों है। इससे आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार क्वेश्चन यही आए। ये पूछ सकता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो फोकस करना, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको पता हो, इनके मतलब सबके आपको पता हो, तब आप क्लेरिफाई कर पाओ कि हाँ ये आंसर नहीं है और ये इसलिए है। तो ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ईच कंज्यूमर द रिजर्वेशन प्राइस। अब रिजर्वेशन प्राइस क्या होता है? रिजर्वेशन प्राइस वो प्राइस होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक कंज्यूमर की मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे। अगर कोई भी कह रहा है कि मैं आपको ये चॉकलेट दे दूंगा, आप कितना दे सकते हो या कितना देना चाहते हो मैक्सिमम, तो वो प्राइस होगा मेरा रिजर्वेशन प्राइस उस गुड के लिए। तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जिसमें हर एक कंज्यूमर से चार्ज किया जाता है उसका रिजर्वेशन प्राइस? अब 3 डिग्री होते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के, और ये भी है प्राइसिंग, पीक लोड प्राइसिंग, इंटरटेम्पोरल प्राइसिंग, फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री। तो कौन सा ऐसा प्राइस है? इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऐसा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है जिसके अंदर प्रोड्यूसर क्या करता है, सेलर क्या करता है, हर एक कंज्यूमर से एक अलग प्राइस चार्ज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर विलिंगनेस। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट डिग्री प्राइस। अब बात आती है और क्यों गलत है। तो इसका आंसर है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और पीक लोड प्राइसिंग क्या होती है? पीक लोड प्राइसिंग होती है, इसके ऊपर मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए, कि पीक लोड प्राइसिंग का मतलब है जब डिमांड ज्यादा होना तब प्राइस ज्यादा कर देना, और जब डिमांड कम है तो प्राइस कम कर देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप गर्मियों में देखोगे तो एसी सब कुछ चलते हैं, कूलर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी में अगर रेट्स बढ़ जाते हैं, वहीं पे सर्दियों में किसी चीज की इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी के दाम कम हो जाना, ऐसी स्ट्रेटजी को कहते हैं पीक लोड प्राइसिंग। प्राइस वेरी बेस्ड ऑन द डिमांड इंटेंसिटी एट डिफरेंट टाइम्स। फिर आता है इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? का मतलब प्राइस चेंजेस ओवर टाइम टू सेगमेंट कंज्यूमर बेस्ड ऑन देयर विलिंगनेस टू पे। जैसे कोई बुक आई है तो उससे पूछेंगे, उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, आपको ओल्ड बुक का एडिशन चाहिए या आपको न्यू एडिशन चाहिए। तो जब ऐसा प्राइस में चेंज होना कि कंज्यूमर के ऊपर बेस्ड है, वो क्या देखना चाहता है, क्या लेना चाहता है, नई एडिशन लेना चाहता है या वो ओल्ड लेना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग उससे प्राइजेस तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो। फर्स्ट डिग्री मैंने बता दिया है कि उसमें जितना कंज्यूमर देना चाहता है उतना ही प्रोड्यूसर चार्ज करता है। और फर्स्ट डिग्री के केस में कोई भी प्रोड्यूसर के पास, कंज्यूमर के पास कोई भी सरप्लस रह ही नहीं जाता। अगर मेरे डिमांड कर्व ये है तो ये मेरा दिखा रहा है पूरी विलिंगनेस टू पे, मैं कितना पे करना चाहती हूँ। अगर कंज्यूमर इतना ही पे कर रहा है तो उसको सरप्लस तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना। तो यहां पर सारा सरप्लस प्रोड्यूसर के पास जाता है और कंज्यूमर सरप्लस फर्स्ट डिग्री के केस में 0 हो जाता है। फिर आता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्यों नहीं है? थर्ड डिग्री में आता है जिसमें डिफरेंट कंज्यूमर से चार्ज करते हैं डिफरेंट प्राइस बेस्ड ऑन देयर इलास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट को डिस्काउंट दे देना, मूवी देखने जा रहे हो तो सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट को डिस्काउंट दे रही है फर्म जो हॉल वाला है, और यूथ को नहीं दे रहा। तो ऐसी डिग्री जहां पे इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है उसे हम कहते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये
क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है, बस थोड़ा सा इन्होंने एब्रीविएशंस को चेंज कर दिया तो इससे थोड़ा सा ट्रिकी लगा। अज्यूम अ मेथड मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कंजम्पशन हमें दे रखा है a प्लस बी वाई डी, वाई डी मतलब डिस्पोजेबल इनकम, वाई माइनस टी। टैक्स दे रखे हैं T0 एक फिक्स टैक्स होगा प्लस T1 y, यानी कि टी के साथ y के साथ वेरी कर रहा है टैक्स। इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट है, जी हमारा कांस्टेंट है, y क्या होता है c प्लस आई प्लस जी। c क्या कंजम्पशन है, y इनकम है, y डिस्पोजेबल है, टैक्सेस है, T0 टैक्स है, ये 10 y व्हेन y इज इक्वल्स टू 0। T1 है मार्जिनल टैक्स रेट, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, बार इज अ वेरिएबल इंडिकेट दैट ऑटोनोमस वेरिएबल है, तो हमें पता ही है सब कुछ। तो ये कह रहे हैं टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू T0। तो हम पढ़ते हैं ना, इन्वेस्टमेंट टैक्स मल्टीप्लायर भी पढ़ा है हमने। तो दो टाइप के टैक्स होते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद करना है ना। एक तो होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग या इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टैक्स। वन बाय वन माइनस सी प्लस सी टी प्लस एम, ये मैंने लर्न किया हुआ है। और एक टैक्स मल्टीप्लायर थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये मल्टीप्लायर है, ये मैंने फॉर्मूले याद कर रखे हैं, तो कुछ भी नहीं है, बस एक बारी आप इनको लर्न कर लो। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सी क्या है, ये हमारा एमपीसी जो यहाँ पे बी दे रखा है। अगर कोई भी कांस्टेंट का हमें मल्टीप्लायर निकालना है, जैसे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर चाहिए हमें, ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है 1/1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस एम। और टैक्स मल्टीप्लायर में बस ऊपर माइनस एमपीसी या माइनस सी आ जाता है और नीचे सेम ही है। तो अब यहां पर हमें टैक्स मल्टीप्लायर निकालना है, तो सबसे पहले देख लो माइनस है ऊपर, ये रहा माइनस सी में। अब मेरे को ये फॉर्मूला याद है टैक्स मल्टीप्लाई का, माइनस सी, और सी क्या है एमपीसी, जो सी से पता चलेगा। तो सी में ये सी की जगह इन्होंने बी लिख रखा है, तो यहाँ पे आ गया बी, ठीक है, तो माइनस बी। वन माइनस सी क्या है एमपीसी वही वाला, तो ये भी आ गया बी, प्लस सी टी, सी क्या है वही आ गया बी। अब टी, ये है टैक्स रेट ये वाला, ये फिक्स टैक्स है, ये वेरिएबल वाला, तो यहाँ पे आ गया T1 प्लस, ये होता है इंपोर्ट्स के साथ उसका सेंसिटिव जो मेजर करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, तो वो इसमें है नहीं, तो वो आ गया 0। तो अब इस फॉर्मूले को जब आप मिलाओगे तो इसका ये वाला आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है, आप फॉर्मूले याद कर लो बस ये वाला। और मैंने ये पूरा फॉर्मूला क्यों लिखा है नीचे, क्योंकि कई बार हम यूज करते हैं 1/1 माइनस सी सिर्फ जब हमें टैक्स नहीं गिवन होता। अब यहाँ पे टैक्स भी गिवन है तो ये भी आएगा। अब मैंने एम वाला क्यों लिखा, इंपोर्ट्स का अगर इसमें यहाँ पे फंक्शन दे रखा होता तब ये यूज में आता, लेकिन आप याद पूरा रखो जिससे कोई भी हमें क्वेश्चन आए तो हमें फॉर्मूला तो एटलीस्ट पूरा याद हो, जिससे हम, अब इसका यूज नहीं था मैंने 0 लिख दिया, तो इससे हमें आंसर मिल गया। ये जो सिंपल फॉर्मूला है ये, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, देखने में आपको बड़ा लगेगा। आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, टर्नओवर अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे टाइप्स की होती है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का ही मतलब क्या है, आज मैं एक जॉब मैंने छोड़ दी, अब मैं दूसरी जॉब के लिए जा रही हूँ, तो इसके बीच में जो 1-2 महीने मेरे को सर्च करने में लगेंगे, उस टाइम पे मैं अनएम्प्लॉयड हूं, तो उसी अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या उसे हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, नहीं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा देखी गई है, कि एक फार्म है, इसमें 10 लेबर्स की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे काम कर रहे हैं 15, तो ये जो डिफरेंस है 5 लेबर जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिनकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती, बस वो दिख रहे हैं कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअल में वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं। दूसरा आ गया टर्नओवर
इसी को ही फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम होता है टर्न ओवर अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम एक जॉब से स्विच होकर दूसरी जॉब में जाते हैं और उसके बीच में जब हम गैप में रह जाते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल या टर्न ओवर अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो साइकिल से पता चल रहा है, बिजनेस साइकिल अप डाउन, उसकी वजह से जब अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है कि एक बार बूम आ रहा है, लोगों की जॉब लग गई, एक बार रिसेशन आ गया, सबकी जॉब चली गई, ऐसा जब अनएम्प्लॉयमेंट आता है बूम या रिसेशन की वजह से, उसे हम कहते हैं साइक्लिकल। फिर आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का होता है मिसमैच बिटवीन द स्किल्स। अब बही खाते पहले लोग बनाते थे, अब सारा कंप्यूटराइज हो गया है, तो जब उन लोगों की जॉब चली गई बिकॉज ऑफ कंप्यूटर, अब हमें कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना है, ना कि पेपर में, तो जो लोग उस टाइम पे अपडेट नहीं हो पाए उनकी जॉब चली गई। तो ऐसी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें आप मिसमैच हो रहा है, जो स्किल उन्हें चाहिए कंप्यूटर चलाने वाला बंदा, आप कह रहे हो मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ टर्नओवर अनएम्प्लॉयमेंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज सेल्फ टर्मिनेटिंग एंड सेल्फ फाइनेंसिंग? एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या होते हैं? सी प्लस आई प्लस जी, तो वो इन्होंने दे रखा है, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे दिया, एक इन्वेस्टमेंट दे दिया, एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब ये कह रहे हैं कौन सा सेल्फ टर्मिनेटिंग और सेल्फ फाइनेंसिंग है, कि खुद ही खत्म हो जाता है और खुद ही अपने आप को भी फाइनेंस करता रहता है आगे आगे, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या ऐसा है? हाँ हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि अब मैंने सोचा है कि मैं 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करूंगी कहीं, एक साल में कर दूंगी, तो एक साल बाद तो खत्म हो चुका है, सेल्फ टर्मिनेट हो गया ये इन्वेस्टमेंट। उसके बाद वही इन्वेस्टमेंट आगे भी तो चीजें क्रिएट करेगा ना। मान लो मैंने 10,000 रुपए कोई मशीनरी खरीदने में लगाए, तो वो सेल्फ टर्मिनेट हो गया, इन्वेस्टमेंट मेरी खत्म हो गई, लेकिन उस मशीनरी से भी तो आगे मैं प्रोड्यूस करूंगी ना गुड्स, तो वो सेल्फ फाइनेंसिंग है। तो हाँ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है। ड्यूरेबल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो गुड जो मैंने ड्यूरेबल है, थोड़े टाइम तक चल जाएंगे और मैंने खरीद लिए, क्या वो सेल्फ टर्मिनेटिंग और सेल्फ फाइनेंसिंग दोनों है? सेल्फ टर्मिनेटिंग है, खत्म तो हो जाएंगे, क्या वो अपने आप को फाइनेंस करेंगे? नहीं करेंगे। नॉन ड्यूरेबल तो हो गए, बस आपने लिए और खा लिए कंजम्पशन गुड्स, तो वो तो सेल्फ टर्मिनेटिंग, तो चलो मान लिया फाइनेंसिंग है, आगे कुछ होएगा उससे? नहीं होएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो तो खुद ही टैक्स ले लेके करती है, तो इसका आंसर होगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सेल्फ टर्मिनेटिंग सेल्फ फाइनेंसिंग दोनों है हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग अ फैक्ट्री, इन्वेस्टमेंट क्या हुई, मैंने फैक्ट्री बना दी, उसकी एक फिक्स ड्यूरेशन है, स्टॉप हो जाएगी, फैक्ट्री जब बन गई तो मेरा इन्वेस्टमेंट टर्मिनेट हो चुका है ना। मैंने कहा था मैं एक मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं या 1 करोड़ रुपए हैं, मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है, मैंने बिल्डिंग बनाई, काम खत्म, सेल्फ टर्मिनेट हो गया, वो खत्म हो गया इन्वेस्टमेंट। अब क्या वो बिल्डिंग गिर जाएगी क्या? नहीं, उसको हम फिर यूज करेंगे ना, उसके अंदर लोग कंपनीज खोलेंगे, उसको आगे चलाएंगे, तो ये सेल्फ फाइनेंस है, वो अपने आप खुद फाइनेंस करेगी, तो जनरेट फ्यूचर इनकम प्रॉफिट कवरिंग इट्स इनिशियल कॉस्ट। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक ऐसा कंपोनेंट है जो सेल्फ टर्मिनेटिंग और सेल्फ फाइनेंसिंग दोनों है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Arrange in ascending chronological order the following consumption hypotheses in which they appear in the economics literature. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं यूजीसी नेट में, तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आप यूं सोचो क्रोनोलॉजी में कुछ नहीं रखा, तो मतलब आपके गए मार्क्स। तो क्रोनोलॉजी हर एक की पता होनी चाहिए। हमने ये सारी थ्योरीज, कंजम्पशन थ्योरीज मैं कवर कर चुकी हूँ अपने सेशंस में, तो मैं उनका लिंक आपको दे दूंगी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है। अदरवाइज जो क्रोनोलॉजी होती है, सबसे पहले आती है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, जो केन्स ने दी थी 1936 में, कि हमारी कंजम्पशन जो है वो करंट इनकम पे डिपेंड करती है। सेकेंड आए रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, जो डजनबेरी ने दी थी 1949 में। कंजम्पशन हमारी रिलेटिव इनकम सोसाइटी की अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, हमारा पड़ोसी कितना कमा रहा है उससे डिपेंड करते हैं। फिर आता है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस,
वो दी है मॉडगिलानी एंड ब्रूमबर्ग ने 1954 में। कंजम्पशन पूरी ओवर टाइम की हम प्लान करके चलते हैं अकॉर्डिंग टू देम। फिर आता है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जो कि मिल्टन फ्रिडमैन ने दी थी 1957 में। कंजम्पशन डिपेंड करती है एक्सपेक्टेड लॉन्ग रन इनकम में। ये चारों थ्योरीज मैंने अपनी वीडियोस में कवर कर रखी है, अगर आपको डिटेल में देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसका आंसर हुआ सबसे पहले एब्सोल्यूट इनकम, देन रिलेटिव इनकम, देन लाइफ साइकिल इनकम and last permanent. So 1, 4, 3, 2. C is the correct answer. So thank you. अगर कोई भी डाउट हो please use comment section and don't forget to like, share and subscribe Economics Tutor for more such videos. Have a great day. Bye bye.